आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो बीजेपी और आरएसएस की राजनीति रही जातिवाद को लेकर, हिंदू मुसलमान को बांटकर एक दूसरे के प्रति नफरत और जहर घोलकर ये राजनीति करने वाले लोग, ये अभी की बात जो आपके जनता के सामने नजर आ रही है कि किस तरह से ये वातावरण को बनाया गया और 2 सीट वाली पार्टी आज सत्ता में बहुमत से आज 2014 से यहाँ पर सत्ता में बैठी है। तो हमको ये समझना है कि ये शुरुआत जब हुई, जब बाबरी मस्जिद को ढाया गया, इसी बुनियाद पर के वहाँ पर राम जन्मभूमि रही और राम मंदिर वहाँ पर बनना चाहिए, ये सांप्रदायिक सोच लेकर जिस तरह का वातावरण और देश भर में दंगे किए गए, उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इसकी लड़ाई बहुत दूर तक लड़ी, लेकिन जब निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का कि यहाँ पर राम मंदिर बनाने के लिए उनके पक्ष में निर्णय दिया गया, तो तमाम भारत के मुसलमानों ने इस बात को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अपने सर आंखों पर रखते हुए बिल्कुल शांति से वो अपनी प्रतिक्रिया या अपने भावनाओं को, जो भावनाएं दोनों पक्ष के तरफ रही, उसको एक गंगा जमुना तहजीब के तरफ लेकर जाकर स्वीकार किया। लेकिन जब राम जन्मभूमि का आदेश आया, उसके बाद वहां से चोरी का काम चालू हो गया। आरएसएस बीजेपी के द्वारा जो ट्रस्ट बनाया गया, वो ट्रस्ट पीएमओ ऑफिस से बनाया गया था और ट्रस्ट का अध्यक्ष वहां पर जब राम जन्मभूमि का नींव और मंदिर को बनाने का काम शुरू हुआ, वहां पर सबसे बड़ा घोटाला नजर आया हमको जमीन का। वहां पर जमीन कौड़ी के मोल में लेकर वही आरएसएस के कुछ लोग करोड़ों रुपए में जो दक्षिणा भारत के जिसकी भावनाएं राम से जुड़ी हैं, राम मंदिर से जुड़ी थी, उन्होंने अपने दान किए, चैरिटी दिया, पैसा दिया, सोना दिया, वही पैसा लेकर ट्रस्ट को करोड़ों में पहले जमीन बेची गई और उसके बाद आज हमारे सामने है कि वहां के जो श्रद्धालु जाते हैं राम मंदिर को और अपना चढ़ावा देते हैं, उसका ना रिकॉर्ड रखा जाता है और ना ही किसी किस्म का वहां पर कोई हिसाब और किताब वहां पर है ट्रस्ट के जरिए। और ये बहुत बड़ी चोरी यही लोग जो आस्था दिखाकर अपनी राजनीति करते आए, वही लोग, ना मैं समझता हूं कि अपने आप को हिंदू कहलाने के काबिल भी नहीं। तो आज जनता जान रही है, समझ रही है। इसी को लेते हुए आज कांग्रेस पार्टी ने परभनी में बाबा जनी साहब अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में यहाँ पर हमने आंदोलन किया और जिला अधिकारी साहब के माध्यम से हमने निवेदन दिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, राष्ट्रपति को, और कार्रवाई करने के लिए ये निवेदन उन तक पहुंचाया गया। जी, यही तो मुद्दा आज देश जान रहा है, देश की जनता देख रही है कि संस्था जब चलती है और ये राम मंदिर सारे भारत के हिंदुओं के लिए एक अपनी आस्था और अपने गर्व का मुकाम रखता है। लेकिन आपने जैसा कहा कि दक्षिण भारत में अगर हम तिरुपति बालाजी का ट्रस्ट ले लें तो वहां पर किस तरह से ट्रस्ट काम करता है, वहां पर जितनी दक्षिणा आती है, और आज तक कभी ऐसा चोरी का 1 रुपए की भी चोरी का इल्जाम वहां के ट्रस्ट से आज तक जनता के सामने नहीं आया। तो ये देखकर उनको सीखना चाहिए। लेकिन इनका शुरू से ही चोरी करने का काम रहा है बीजेपी और आरएसएस वालों का, चाहे वो चोरी हमारे देश के संस्थाओं की चोरी हो या
उद्योगपतियों को, जो उनके दोस्त और मित्र हैं, उनको जनता के पैसे की चोरी करवाना हो, ये सारी काम ये लोग के करते आए हैं। 2014 से आज 2026 आ चुका है। 14 साल ये शासन में बैठे हैं। तन प्रधान कहते हैं कि वर्ल्ड उनका रिकॉर्ड तोड़ने का एक कार्य चल रहा है कि सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, सबसे ज्यादा समय के प्रधानमंत्री बन चुके हैं जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ कर। तो ये सारी चीजें हैं जो जनता आज जान रही है। जनता के मुद्दों को आज हमको उन तक पहुंचाना जरूरी है कि आज जरूरत किस चीज की आज देश में, आज मुल्क में है। तो ये सारी चीजें जनता देख रही है और जनता आने वाले 2029 के जनरल इलेक्शंस, लोकसभा चुनाव में इनको सबक जरूर सिखाएगी। और हम मेहनत करेंगे, राहुल जी के नेतृत्व में हम मुद्दों को उठाते रहेंगे और इनके जो चोरी के काम है वो जनता के बीच में हम रखते जाएंगे। माहौल बना हुआ है जो क्षेत्रीय पार्टियों को तोड़ने का काम ये लोग कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ की शिवसेना हो। और अब हम यहीं अभी की हाल की बात लेते हैं कि महाराष्ट्र में उद्धव बाला साहब ठाकरे, शिवसेना के 6 खासदार चले गए और एक हमारा परभनी का भी एक खासदार है जिसने अल्पसंख्यकों का मत लेकर यहाँ से चुनकर आया। और चुनकर आने के बाद वो कितने में बिका और कितने में यहाँ के नागरिकों का भरोसा तोड़कर शिंदे गढ़ में जाकर बीजेपी का समर्थक बन गया। ये बात हम बार बार समझाते आ रहे हैं कि रीजनल पार्टीज के पास आज ताकत नहीं है। अगर आप बंगाल की बात करें, वहां पर भी 18-19 खासदारों को वहां पर तोड़ा गया। ममता बनर्जी दीदी के पार्टी के, तृणमूल कांग्रेस के, और वो भी वहां से बीजेपी अपने खेमे में लेकर चली गई। उनका मकसद ये है कि अब आने वाले चुनाव में उनको आंकड़े चाहिए कि किस तरह से डीलिमिटेशन किया जाए, सीटों का बिल किस तरह हमको पास करना है। तो आंकड़ों को आने वाले चुनाव से पहले ये खेल करना चाह रहे हैं और जनता ये समझ रही है। जो आज भगोड़े हैं, जो गद्दार है, उनको आने वाले 2029 के चुनाव में जनता जरूर सबक सिखाएगी। इस तरह के जो लोग हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करना और आखिरत को अपना बर्बाद करने का काम, ये लोग, इनकी सोच में यही है कि इसी दुनिया में हर चीज़ इनको मिलने वाली है। तो ये इस किस्म के लोग, चाहे वो सलमान रश्दी से ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे, वक्त के फिरौन आते रहेंगे, इस्लाम का झंडा बुलंद रहेगा। इनके जो गुस्ताखियां की जा रही है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में, यकीनन इनको यहाँ पर भी सज़ा मिलेगी, यहाँ पर भी जलील होंगे और आखिरत में भी इनको रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। ये हमारी सोच, हमारी एक आस्था है और ऐसे लोगों को हम ज़्यादा तवज्जो देना नहीं चाहिए। लेकिन जो गुस्ताखी करते हैं आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, वो लोगों को सबक सिखाने के लिए हमको भी चाहिए कि ना ही सिर्फ किसी धर्म के धर्म गुरु को या उनके शान में गुस्ताखी करे, ऐसे बिल को यहाँ पर लेकर आना चाहिए पार्लियामेंट में और कड़ा सा कड़ा बिल बनाकर जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उस बिल के माध्यम से इन्हें सज़ा देने का काम। और ये काम तभी हो सकता है जब हम अपने लोकतंत्र को, हमारे संविधान को मानकर, हम जब इस मुल्क में यहाँ पर रहते हैं तो संविधान को मानकर, संविधान के माध्यम से हम अपना काम देश को आगे चलाने का करना चाहिए। ये लोग, बीजेपी और आरएसएस यही चाह रही है कि संविधान को ख़त्म किया जाए, बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को मिटाया जाए और एक हिंदू राष्ट्र, जो हिंदू राष्ट्र हिंदू लोग नहीं बना रहे हैं, उनकी मानसिकता जैसा हिंदू की है लेकिन वो हिंदू नहीं है। आज हम देखें कि राम मंदिर की चोरी किया किसने किया? मुसलमान ने किया क्या? नहीं, हिंदू ने किया। अगर गुस्ताख रसूल है तो वो कौन है? कहने को तो नाम की मुसलमान है
लेकिन हम उसको मुसलमान नहीं मानते। उसी तरह ये हमारे हिंदू भाई भी ये आरएसएस और बीजेपी के लोगों को हिंदू नहीं मानते, भले ही वो अपने आप को हिंदू कहलाए। 2029 में किस तरह से आपका यहाँ पर अचीवमेंट? परभणी जिला हमारा शेतकरी का जिला है और यहाँ पर हमको चाहिए कि किस तरह का विकास और शेतकरी को किस तरह से बढ़ावा देना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि किसान हमारे आत्महत्या कर रहे हैं और जितना बोझ आज किसानों पर पड़ रहा है, क्योंकि इस वर्ष बारिश की कमी महसूस हो रही है। बारिश ज़्यादा नहीं होने के अंदेशे हैं। हवामान के जो अंदेशे लगा रहे हैं कि बारिश इस वर्ष कम होगी, उसी को देखते हुए पहला हमारा काम होगा कि हमारे देश का किसान जो हमारा देश का पेट भरता है, उनके लिए हम क्या योजनाएं लेकर आए, इस पर हम काम करेंगे। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम काम करेंगे। इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर सेटअप किस तरह किया जाए। जब इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं बार बार यही कहता आया हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक रहेगा तो यहाँ पर उद्योग आएगा, यहाँ पर इन्वेस्टर्स आएंगे। जब इन्वेस्टर आएंगे तो यहाँ पर आपका इकोनॉमी, यानी कि आपके पास यहाँ पर निवेश होगा, पैसा आएगा, इंडस्ट्री सेट होगी, रोजगार पैदा होगा। ये क्षेत्र में हम गहराई से काम करेंगे, ना ही कि किसी और मुद्दों को लेकर हिंदू और मुसलमान करते हुए अपने कामों को छुपाने के लिए हिंदुओं को डराना है कि हिंदू खतरे में है और आप 14 साल से सत्ता में बैठे हैं। ये काम कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी सिर्फ देश का विकास और देश को किस तरह से आगे बढ़ाना, देश की नीतियों को जनता के हित में हम किस तरह से जनता तक पहुंचाएं, वो काम कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में करेगी। और इंशाअल्लाह ताला 2029 में राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। किस तरीके हुकूमत से हमको कोई अपेक्षा नहीं है। हमारा काम है अपनी आवाज़ उठाना, जनता के हित की आवाज़ उठाना। लेकिन आप देख रहे हैं कि नीट का पेपर लीक होता है, जनजी सड़क पर आंदोलन करता है, आज तक एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षण मंत्री का राजीनामा नहीं लिया गया। राम मंदिर की चोरी होती है, उसका राजीनामा लेते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं करते। तो ये सरकार बिल्कुल ही सरेंडर वाली सरकार, जिनके तार बहुत ही डीपली गहराई से जुड़े हुए हैं और उनको कोई और कंट्रोल कर रहा है। उनको इजाज़त लेना पड़ता है कि हम तेल कहाँ से खरीदें, उनको इजाज़त लेना पड़ता है कि हम तेल कहाँ से नहीं खरीदें, गैस कहाँ से ले। आज कितनी दुश्वारी का सामना जनता को करना पड़ रहा है। कितने लाइन लगे थे हमारे ऑटो चालक के, गैस यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो रही थी। तो ये सरकार निकम्मी सरकार है। जनता इसको अब अपने बर्दाश्त के बाहर ये चीज़ हो चुकी है और जनता इन्हें बराबर सबक सिखाएगी। और हम यही उम्मीद करते हैं जनता से कि अपना आने वाले 2029 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत करें और उनको प्रधानमंत्री पद तक लेकर जाएं। दोस्तों, कैसा देखते हैं जो खासदारों को जिस तरीके से जनता ने खासदार को जो प्रतिनिधियों को चुनकर दिया, लेकिन अपना एक सेकुलर वोट हर समाज में उस वक्त उन लोगों को दिया था, जैसे परभणी हो गया, हिंगोली हो गया, यहाँ के खासदार जिस तरीके से फौरी तौर पर महायुति के साथ जुड़ गए। तो विकास का मुद्दा बोल के आज जनता को बात कर रहे हैं। क्या इनके पास उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री बने थे तब इनके पास विकास का मुद्दा नहीं था क्या? अभी हम यही बात कह रहे हैं जनता से कि जो स्थानिक पार्टी है वो पार्टी के ना उम्मीदवारों पर आज भरोसा किया जा सकता है, ना पार्टी का जो लीडरशिप है वो आज हमें मजबूत नज़र आती है। अभी एक ही विकल्प है, जो लड़ाई हमको लड़नी है वो कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी से मुकाबला करेगी। ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी ही आज ये स्थिति में है कि बीजेपी को हरा सकती है। अगर खासदार अपना ईमानदार हो और उसको पार्टी की विचार समझ में नहीं आती या पार्टी के विचार जनता के हित में नहीं जा रहे हैं, ऐसा अगर उसको लगता है तो वो राजीनामा देना चाहिए पद से और फिर से यहाँ पर चुनाव लड़कर जनता से दोबारा से चुनकर आना चाहिए। लेकिन ये जो भाग रहे हैं ये जनता के हित के लिए नहीं भाग रहे हैं,
ये अपने बचाव के लिए भाग रहे हैं या फिर अपनी लालच के लिए ये पक्ष बदल रहे हैं। जैसा मैंने बताया आपको कि इनको बीजेपी को अभी बिल पास करवाना है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, यानी कि एक पूरे भारत में एक ही बार चुनाव किया जाए, जिससे किसको फायदा होगा। ये बिल इन्हें पार्लियामेंट में पास करवाने हैं, इसीलिए इनको करोड़ों रुपए की लालच देकर खरीदा जा रहा है और ये जनता के वोट लेकर, जनता से चुनकर आने के बाद ये कोई विकास के लिए वहां पर नहीं जा रहे हैं। ना परभनी का विकास के बारे में इनको उनकी सोच है, ना उनका विचार इस चीज को लेकर है। इनका विचार इस चीज को लेकर है कि क्या मुझे जाने के बाद मंत्री पद मिलेगा, क्या मैं राज्य केंद्र मंत्री बन जाऊंगा, उसके बाद मेरी कितनी वहां पर संपत्ति बढ़ जाएगी, कितने काम मुझे मिलेंगे, क्या घोटाले कर सकता हूं। आप अपना निकालिए अकाउंट, कहां पर थे आप और कहां से किधर चले गए आप। पहले कितना आपका अकाउंट बैलेंस हुआ करता था जब आप नगर सेवक भी नहीं थे, और आज आपका बैलेंस कितना है, कितनी बेनामी ने है। हमारे पास भी तुम्हारी फाइल है और वक्त आने पर हम वो फाइल निकालेंगे और तुमको बताएंगे तुम्हारी औकात कहां पर है और तुमको किस तरह से हम आगे चलकर के जेल में डालने का काम कैसे होता है, वो हम भी तुमको दिखाकर बताएंगे कि क्या राजनीति होती है, क्या जनता के हित की बात होती है। अभी जो भी लोग गद्दार पक्ष छोड़कर भाग रहे हैं उनको जनता सबक सिखाएगी, यही हम जनता से उम्मीद करते हैं। अब ये माध्यम से, आपके माध्यम से आज तक या परभणी आज तक के माध्यम से ये जनता तक बात जानी चाहिए कि आप समझिए इस बात को कि जो प्रतिनिधि आपका है और जो फंड खासदार को मिलता है या आमदार को आता है, उसकी ऑडिटिंग करना चाहिए और जनता के सामने रखना चाहिए आपको कितना फंड मिला है और आपने कहां पर इसको इस्तेमाल किया है। ये जनता सवाल करना चाहिए ये चुने हुए प्रतिनिधियों से कि आप अपना हिसाब और किताब जनता के बीच में रखिए। ये जनता जब ये सवाल करेगी तो इन्हें इनकी हकीकत समझ में आ जाएगी। हम भी ये सवाल इनसे करते रहेंगे, लेकिन जनता का फर्ज बनता है कि ये आपका पैसा, टैक्स जो देते हैं आप, लगान जो भरते हैं आप, अपना घर पट्टी भरते हैं आप, एक चॉकलेट पेपरमेट भी खरीदते हैं तो उसका जीएसटी बनते हैं, आपका टैक्स का पैसा जाता है सरकार को और यही लोग लूट कर अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं जैसा आप बता रहे हैं। हम ये सारी चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं। जिस वक्त जनता ये सवाल करने लगेगी यहाँ पर परिवर्तन नज़र आने लग जाएगा इंशाल्लाह।